हेलो एवरीवन, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी इस अर्थ में मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट क्या करता है, पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब करता है। जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड के इस साइड खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इस बोर्ड के इस साइड गया तो मेरे ये मूवमेंट से क्या हुआ कि ये जो है पूरा रूम में जो भी मेरे वस्तु हैं, चीज़ें हैं, तो वो सब डिस्टर्ब हुई हैं। इसी प्रकार इवन ये रूम में जो वस्तु हैं वही डिस्टर्ब नहीं हुए, बल्कि इस यूनिवर्स में जो भी आपका सन है, मून है, वह सब डिस्टर्बेंस। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आप इस पर विश्वास ही नहीं कर रहे होंगे कि मेरे यहाँ से यहाँ मूवमेंट करने से मून और सन वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ये सत्य बात है कि ये डिस्टर्ब होते हैं। चलिए इस सत्य को जानने के लिए हम अपने इस प्यारे से छोटे से चैनल पर लेके आ रहे हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊंगा। एक ग्रीक फिलोसोफर थे यूडोसस, जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था। सबसे पहले उनने क्या कहा था कि ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है और इसके चारों ओर सारे स्टार्स, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये करीब तकरीबन बात होगी 380 BC की। उसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर हुए थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी, अलेक्जेंड्रिया के, जिन्होंने इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया था। ये करीब 2nd AD की बात है, तब उनने ये बात कही थी। सेम उनने भी यही कहा था कि जो पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है और उसके चारों ओर क्या हो रहे हैं, ये प्लेनेट और स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 1543 AD में निकोलस कोपरनिकस ने इस थ्योरी को जो है चेंज किया। उनने कहा ये क्या है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, यानी इस यूनिवर्स के सेंटर में क्या है, सन है, और सन के चारों ओर क्या करते हैं, प्लेनेट और स्टार्स रिवॉल्व करते हैं। 29 वर्षों बाद डेनमार्क के एक फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर टाइक्रो ब्राहे ने 1572 AD में ये बताया कि ये जो सन और मून है ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनके द्वारा ये बताया गया। और उनने जो है कई प्लैनेट्स की जो है पोजीशंस और जो लगभग 777 स्टार्स की पोजीशन को सबसे पहले जो है लोकेट किया था, बताया था। उसके बाद 1609 ईस्वी में जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया। उनके द्वारा ये बताया गया है कि इस सोलर सिस्टम में सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर पर रहता है और प्लेनेट इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उनके द्वारा 3 लॉज भी दिए गए। एक पहला लॉ कि वो कहते हैं, जैसे अभी तक की बात हो रही थी कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि सर्कुलर ऑर्बिट में न लगा के चक्कर वहाँ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ये कहा गया। फिर और 2 लॉज उनने दिए थे, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये केपलर्स लॉज कहलाते। उसके बाद इटली के एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने 1609 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया और साथ में एक टेलीस्कोप की जो है डिस्कवरी भी की, और टेलीस्कोप से उन्होंने जो है मून के सरफेस को भी देखा था। हालांकि मून को इससे पहले ऑब्जर्व कर लिया गया था थॉमस हैरियट द्वारा। तो गैलीलियो की जो है इस उपलब्धि के लिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस की उपाधि भी दी। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इनको आइंस्टीन ने कहा। उसके बाद 1665-66 ईस्वी में आइजक न्यूटन ने सबसे पहले यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी। तो कहा जाता है, जो नेशनल ज्योग्राफी सर्वे ये कहता है कि जो ये थे न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो ट्रिनिटी कॉलेज है उसमें पढ़ते थे।
तो 1665 में वहाँ क्या हुआ था, एक एपिडेमिक हुआ था, प्लेग एपिडेमिक वहाँ पर फैला हुआ था। तो जैसे अभी 2021 में जैसे लॉकडाउन लगा, तो वहाँ पर भी लॉकडाउन लग गया था, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी। तो अपने घर पे इंग्लैंड के जो ग्रैंथम में वुल्सथॉर्पे मैनर करके उनका हाउस है, तो उस हाउस में जो है वो घर में रह के स्टडी कर रहे थे। तो अचानक वो पेड़ के, समर गर्मी का समय था, तो पेड़ के नीचे, सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उस पेड़ के सेव के पेड़ से उनके ऊपर सेव गिरा। तो ये कहा जाता है, तब उनको जो नोटिस में आया कि ये सेव जो है नीचे गिरा, जबकि क्या है, प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, वो आकाश में लटके हुए हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं। तो तब वहाँ से जो है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसने जन्म लिया। उनने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें प्रिंसिपिया कहते हैं, इसमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। तो ये बुक जो लैटिन भाषा में छपी थी उसमें, और उनकी एक बुक, उनने ऑप्टिक्स में भी उनने बहुत सारा काम किया। ऑप्टिक्स में क्या, कैलकुलस में काम किया उसने, बाइनमल थ्योरम के एक्सपेंशन उसमें काम किया था, और बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, उसमें उन्होंने काम किया था। इसमें जो है उन्हें प्रिंसिपिया करके बुक लिखी थी उसमें लैटिन भाषा में, और ऑप्टिक्स में भी इन्होंने जो है काम किया था। ऑप्टिक्स करके एक बुक जो है इंग्लिश में इनने पब्लिश की थी। तो ये 2 बुक लिखी थी। तो वहाँ उनके दिमाग में जो है ग्रेविटी आया, और वहाँ से उनने जो है ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि किसी एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ दिया। वो काफ़ी फेमस लॉ है। इससे पहले भी उनने जो है लॉज ऑफ मोशन की बात कही कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, और जो F=ma जो फोर्स लगता है उसको किस तरह से लगता है ये फोर्स, और इसके बारे में ड्राइव कहाँ से हुआ इसके बारे में बात करी, और लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन की बात करी। तो इसलिए जो है इनके जो है इस ग्रेट वर्क पर इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो आइजैक न्यूटन ने जो लॉ दिया, तो उस लॉ के बारे में हम बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूँ, तो मार्कर क्या कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है अर्थ पर। तो ये मार्कर नीचे गिर गया, और इसका मतलब अर्थ क्या कर रही है, एक इनविजिबल फोर्स जो है ये मार्कर पर लगा रही है। ऐसी क्या हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या फोर्स लगाता है? यस, हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ में जो भी हैं ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है कि वो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो इनविजिबल फोर्स है, इस फोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मास का होना ज़रूरी है। अगर मैटर नहीं होगा, मास नहीं होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब यहाँ पर ये फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है, हम ये देखते हैं। तो सपोज फोर्स कितना, 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहे, जो न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ दिया था, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरेटिवली जो इनका रेडियस है, इनका साइज है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, इनका साइज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, पॉइंट मास की तरह, तभी होगे। तो F जो है क्या होता है, ये जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी का भी मास हम बढ़ा दें, इसका मास बढ़ेगा तो ये ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मास हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो और दूसरी बात, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज क्या है, r हम कंसिडर कर रहे हैं, तो तब जो है ये फोर्स r के बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। और किस प्रकार से घटता है, ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको हम कहते हैं, ये होल्ड करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है, स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंबाइंडली लिखते हैं m2r²। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है g m1 m2 अपॉन r²। इस g को हम कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हर जगह कांस्टेंट रहती है। तो g की वैल्यू
कैवेंडिश ने जो है, हेनरी कैवेंडिश ने जो है इसकी वैल्यू निकाली थी 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये न्यूटन है, ये इसके इंटू में जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड में जाएगा पर केजी स्क्वायर, जी की वैल्यू, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब मैंने ये कहा था कि अगर मैं इस बोर्ड के इधर से उधर जाऊं तो ये पूरे सिस्टम को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कहने का मतलब है मून को भी डिस्टर्ब कर रहा है, सन को भी, यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अब फोर्स, इसका मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो ये फोर्स कितना होता है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और ये डिस्टेंस क्या है बहुत अधिक हो जाएगी, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो ये फोर्स नेग्लेजिबल होगा, लग रहा है फोर्स, परंतु उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम होने की वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर मैं m1 और m2 को क्या ले लूँ, 1 kg ले लूँ, और r को 1 मीटर ले लूँ, इनके बीच इनका 1 kg ले लूँ और मीटर डिस्टेंस ले लूँ, तो f कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये हो जाएगा। ये बहुत कम फोर्स, इसका मतलब ये फोर्स कितना हो गया, अब यहाँ पर 0.0000090 लगा दीजिए, और ये 667 न्यूटन। ये दो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर भी रखे हैं और 1-1 केजी के हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। बहुत क्या है, बहुत कम फोर्स है, नेग्लिजिबल फोर्स है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। परंतु यहाँ पर जैसे मैंने मार्कर गिराया तो मार्कर में फोर्स का अनुभव हुआ अर्थ के कारण। क्यों, अर्थ का जो है मास क्या है अधिक होने की वजह से ये फोर्स क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। अब जितना फोर्स ये मार्कर पर अर्थ लगा रही है, मार्कर भी उतना ही फोर्स अर्थ पर लगाएगा। जितना मार्कर जो है, जितना अर्थ मार्कर पर फोर्स लगा रहा है इनविजिबल फोर्स, उतना ही मार्कर अर्थ पर भी फोर्स लगाएगा। परंतु मूवमेंट उसी का होगा जिसका एक्सेलरेशन कुछ न कुछ होगा। अगर जिसका एक्सेलरेशन नेग्लेक्ट होगा तो उसको वो अपनी स्टेट में बना रहेगा। अब जैसे हम फिर फोर्स निकाला दोनों मार्कर और अर्थ के बीच में, तो फोर्स क्या हो, फोर्स अपॉन एम निकाला हमने, ये एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स अपॉन एम। मार्कर का मास और फोर्स, मार्कर का मास कम है तो ये एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, इसका कुछ ना कुछ, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा अर्थ के केस में। और अगर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका है, और उस केस में अगर अर्थ का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स, ये फोर्स तो सेम लगेगा अपॉन अर्थ का मास। अर्थ का मास बहुत अधिक होने की वजह से, और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जिस स्टेट में, जीरो स्पीड में है तो जीरो स्पीड में ही रहेगा, और स्टेशनरी है रेस्ट में ही रहेगा, तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, उस पर उसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है, तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें जो फोर्स हमारा ये जो इनविजिबल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के करैक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, इसके करैक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट की ओर लगता है, यानी ये क्या लगता है, जैसे अर्थ फोर्स लगा रहा है तो अर्थ के सेंटर की ओर को हमेशा हर ऑब्जेक्ट पर लगेगा, अर्थ सरफेस पर, तो एक फिक्स पॉइंट की ओर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है तो कैसा होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये सिस्टम कंजर्वेटिव होगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तो आप जानते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आपने डिस्प्लेस किया एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो कैसे आपने डिस्प्लेस किया, किस पाथ के अलॉन्ग डिस्प्लेस किया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। दूसरा, ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज। मैंने कहा मैं यहाँ इस बोर्ड के इस कोने से इस कोने तक गया तो कहाँ इफेक्ट हो रहा है, सन पे इफेक्ट हो रहा है, मून पे इफेक्ट की बात करी मैंने, यानी फोर्स उस पर लग रहा है परंतु नेग्लिजिबल फोर्स होने की वजह से वो क्या है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स।
तीसरी बात, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है। जितने भी फोर्स होते हैं, 4 फोर्स होते हैं, क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक ये, इसके अलावा 3 फोर्सेस और हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, और आपका न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और आपका वीक फोर्सेस हो गए। ये 4 तरह के फोर्स होते हैं। 4 तरह के फोर्सेस में जो है ये सबसे वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स है ये, वीकेस्ट फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स होता है, तो मतलब बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स का, तो ये हो गया। और इसके अलावा क्या होता है? ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरवेनिंग मीडियम क्या है, उस इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम दोनों जिसमें वो रखे गए हैं दोनों ऑब्जेक्ट, उसमें इस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी, अगर हम 2 ऑब्जेक्ट हैं, उसके बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है या अदर ऑब्जेक्ट है, तो ये अदर ऑब्जेक्ट के कारण उन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो फोर्स चाहे उसके आसपास कितने ही ऑब्जेक्ट रख दीजिए, वो फोर्स सेम रहेगा, वो फोर्स नहीं बदलेगा, दोनों के बीच में सेम फोर्स लगेगा। तो थर्ड बॉडीज या अदर बॉडीज पर डिपेंड नहीं करता है ये फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन अदर बॉडीज पर डिपेंड नहीं करेगा। और जो न्यूटन्स लॉ से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो भी फोर्स निकालते हैं, ये फोर्स इसमें हम क्या होता है, केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उनके साइज के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होनी चाहिए, उनका साइज जो है नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो ये किसके लिए होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। ये जो है फोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे इससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G m1m2/r² से। और इसके अलावा क्या होता है? ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है हमेशा, रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नहीं होता। और ये 2 बॉडी में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। जैसे ये 2 बॉडी हैं, तो इस पर फोर्स ये लगा रहा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। एक्शन और रिएक्शन वाला जो है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा दोनों के बीच में। इस फोर्स के जो है डायरेक्शन क्या होती है? दोनों को लाइन जॉइनिंग के, जो फोर्स कहाँ की ओर डायरेक्ट होता है? फोर्स डायरेक्ट्स लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 बॉडीज। 2 बॉडीज के जो लाइन जॉइनिंग है उसके ओर को डायरेक्ट करता है, उसके बीच में जो फोर्स उसके अलोंग ही वर्क करता है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन। और ये फोर्स कैसा होता है? फील्ड फोर्स होता है, ये फील्ड के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होता है। ये कैसा होता है? फील्ड फोर्स होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? ये फोर्स की, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 बॉडी के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनविजिबल फोर्स, तो ये फील्ड फोर्स होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ और कुछ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ये जी की वैल्यू निकाली 6.67 × 10⁻11, ये किस प्रकार से निकाली? एक्सपेरिमेंटल क्या था? कैवेंडिश ने सबसे पहले, हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था इसको फाइंड आउट करने के लिए। फिर इसमें कुछ एरर थी, तो बाद में इसको और फाइन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो फिर और इसको हमने जो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करी। जो एक्यूरेट वैल्यू है 6.67 × 10⁻19 Nm²/kg²। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।